बच्चों, मैं आज अध्याय 10 रचनाओं के बारे में आपसे बात करूंगा। रचनाएं जैसे एक मेरा सवाल है, कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं कि एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर का है, इसको 5:8 में विभाजित कीजिए और इसको नाप कर बताइए, पैमाना के द्वारा नाप के बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मैंने पहले रेखाखंड खींचा स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर का, ये भी एक रेखाखंड खींचा मैंने। फिर इसके बाद मैंने एक न्यून कोण बनाया। तुम्हें पता है कि न्यून कोण 90 अंश से छोटा होता है और 0 अंश से बड़ा होता है। न्यून कोण बनाया, फिर इसमें मैंने एक किरण बनाई, एक्स, एक किरण नाम दिया और इसको समान मतलब किसी भी नाप के मैंने 13 चाप लगाए, 13 भागों में चाप लगाए। जो हमारा किरण है एक्स पर, उसको बांटा। फिर मैंने 13 और एक मेरा बी और 13 को मिलाया और इसमें चाप लगाया मैंने समान चाप पे। फिर मैंने समान चाप लेके मैंने B5 पर मैंने प्रकार की सहायता से एक चाप लगाया और एक अर्धवृत्त बनाता है। फिर उसमें मैंने एक बिंदु P लिया और B5 को मिलाया, तो हमारे दो समरूप त्रिभुज बन जाते हैं। और इसमें हम समरूप त्रिभुज बनाने के बाद इसकी रचनाएं लिखते हैं कि हमने न्यून कोण बनाया, मैंने रेखाखंड बनाया, मैंने 13 चाप काटे और इसके बाद मैंने इनको नापा और समरूप त्रिभुज में मैंने इसमें थेस प्रमेय की सहायता से इनकी भुजाओं को हमने अनुपात में बांटा। इस टाइप का हम इसमें कर लेते हैं। 5:8 में इस तरह हम रचनाएं लिख देते हैं। तो ये रचनाओं वाला अध्याय में और भी रचनाएं तीन भुजाएं दी गई हैं, तो हम इसमें त्रिभुज बना सकते हैं और रचनाएं खींच सकते हैं। बहुत सरल है बनाना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद अध्याय 11 आता वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं? एक वृत्त एक समतल आकृति है जिसमें केंद्र और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, परिधि से परिधि तक की दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास केंद्र से होकर जाना चाहिए, तब वो हमारा वृत्त का व्यास जीवा वृत्त का व्यास कहलाएगा। कि जो केंद्र से होकर जाए वो वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। परिधि से परिधि तक की दूरी को वृत्त की जीवा कहते हैं। कई जीवाएं हम इसमें बना सकते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। सबको ये पता होना चाहिए कि यदि एक रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त में अपरिमित स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्पर्श रेखाएं एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटती है। और आपको पता होना चाहिए वृत्त में जो हमारे वृत्त में उभयनिष्ठ बिंदु भी होते हैं और वृत्त में छेदक रेखा अभी मैंने बताया है। तो इन चीज़ों को स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं वृत्त में? अपरिमित होती हैं। और इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि वृत्त का यदि हमें वृत्त में समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगी। दो भुजाएं देगी तो तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि दो बाह्य स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वृत्त में तो उसकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ये सभी सवाल हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा अध्याय 12 आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपको अभी बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। परिधि का मतलब है कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप को 2πr कहते हैं। आपको ये मालूम है कि पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या है। और फिर इसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त खींचा और दो त्रिज्याएं खींची और उसे हम त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, तुम्हें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल वृत्त में जो कोण होता है 360 अंश का होता है। और त्रिज्या खंड का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्या खंड में हम लिखेंगे θ/360 गुणे πr², क्योंकि हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल खींच रहे हैं। अगर मैंने कहा चाप की लंबाई, चाप माने पूरा वृत्त की परिधि कहलाई,
चाप की लंबाई होगी थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। चाप की लंबाई हमारी जो चाप है जो परिधि है 2 पाई आर होता है। तो ये चीज़ भी सबको आना चाहिए। अगर आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या दिया जाता है, कोण दिया जाता और हमें त्रिज्या दी जाती, हम उसको निकाल सकते हैं। अगर हमें परिधि वृत्त की चाप की लंबाई निकालना है तो हमें त्रिज्या दी गई और हमें क्या दिया गया, कोण थीटा दिया है, तो हम इसकी चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ऐसा सवाल हमारे उसमें आता है कि जैसे एक वर्ग है, वर्ग में 4 वृत्त हैं और इनमें इनका जो हमारा वो है वर्ग की एक भुजा सपोज 14 सेंटीमीटर है, तो हमें ये बताइए कि इसका हमें जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई भी सवाल हमारा बदल के आ सकते हैं, एनसीईआरटी है तो छायांकित भाग माने जो बड़ी आकृति है वर्ग है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा सकते हैं। तो हमारा ये सवाल भी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर। जैसे गोल कोई आकृति होती है तो उसमें पाई लगा होता है। ये एक तो बात स्टेटमेंट कभी भूल मत जा रहा कि पाई गोल आकृति में पाई को लगाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक LV प्लस BH प्लस HL। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। मैंने कहा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, क्योंकि घन में सभी भुजाएं समान होती हैं। आप लोगों को ये चीज़ें सबको पता। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर L होता है। तो इन चीज़ों को सबको पता होना चाहिए। इसके बाद एक आकृति का दूसरी आकृति में रूपांतरण। जैसे एक आकृति, जैसे बेलन का आयतन, मैंने कहा बेलन का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर H होता है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता, 2 पाई आर H। अगर मैंने अभी मिस्टेक किया है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर H होता है। तो इसको भी हम देख सकते हैं। मैंने कहा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। जैसे एक आकृति है हमारे पास में, एक शंकु है, शंकु को गोला में बदल जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शंकु का जो आयतन, शंकु में अगर यदि हमें ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, या हमें बेलन की त्रिज्या दी गई तो हम इस पर ऊंचाई दी गई है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H कर देंगे और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H कर देंगे। इसकी सहायता से हम आराम से त्रिज्या या ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ये चीज़ें सबको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारा अध्याय 14 आता है, इसको हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी में हमें समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य हमारी 3 विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक कल्पित माध्य विधि होती है, एक पग विचलन विधि होती है। हमें इनके सूत्र आना चाहिए। जैसे हमें समांतर माध्य निकालना है, आपकी परीक्षा में समांतर माध्य बहुलक का 4 अंक का सवाल आएगा। तो आप लोगों को एक ही चीज़ बहुलक का आप याद कर लीजिए, बहुलक देख लीजिए, बहुलक का सूत्र मालूम होना चाहिए। समांतर माध्य का आपको 2 सूत्र याद करके जाना है, जिसमें से एक सूत्र निश्चित आएगा। तो समांतर माध्य हमारा प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, हमेशा समांतर माध्य में x बार लगाते हैं। x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi ये होता है। जहाँ x हमारा ये मालूम होना चाहिए कि x हमारा क्या होता है, हम x का मान निकाल लेते हैं ऊपरी सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, जिस वर्ग चिन्ह कहते हैं। और इसकी सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। और f हमारा दिया जाता है, जिसको हम बारंबारता या आवृत्ति कहते हैं। और हमें x का मान निकालना पड़ता और fi xi का गुणा कर देते तो हम, और इन सबको टोटल हम छोटी संख्या के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। अगर छोटी संख्या वाला सवाल आ रहा है समांतर माध्य का तो हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। अगर बड़ी संख्या आ रही है तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। कल्पित माध्य में माध्य हम कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य मालूम होना चाहिए। कल्पित माध्य, इसका सूत्र होता है कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi।
ये मालूम आप लोगों को आना चाहिए। कल्पित माध्यम कैसे निकालेंगे? अगर हमारी सम संख्या है तो जैसे 6 है तो 6 में हम 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 हमारा कल्पित माध्य ए का मान कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा ए का मान हम x में से लेते हैं, तो हम कल्पित माध्य निकाल लेते हैं। और DI निकालना है तो क्या निकालें? xi माइनस ए करके। वर्ग माप आपको मालूम है कि हम 2 को जोड़ लेते हैं, हमारा वर्गांतर से हम वर्ग चिन्ह को निकालते हैं, वर्ग चिन्ह को निकाल लेते हैं, वो x का मान कहलाता है। और DI का मान xi माइनस ए करके हम इसको भी FI DI का गुणा कर देते, तो इस सूत्र के साथ कोई बड़ी संख्या आती तब हम इसको कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जैसे हमें माध्यक निकालना है, माध्यक में कैसे निकालेंगे? माध्यक में बारंबारता पता होना चाहिए, संचयी बारंबारता। हम संचयी बारंबारता क्या है? एक दूसरे को जोड़ देते हैं। जैसे हमारा सपोज हमारी बारंबारता 1 2 3 है, तो इस संचयी बारंबारता निकालना हो, 1 धन 2 बराबर 3 आएगा, तो ये संचयी बारंबारता कहलाती है। और इसमें माध्यक निकालना है तो हमारा जो लास्ट वाला आता है वो हमारा n का मान, आंकड़ों की संख्या कहलाती है n का मान। माध्यक का सूत्र क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए कि L धन n/2 माइनस CF/F गुणे H। इसको हम H को वर्ग माप कहते हैं, CF को हम संचयी बारंबारता कहते हैं, F को बारंबारता कहते हैं, और L हमारी निम्न सीमा होती है जो माध्यक में आती है। तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं माध्यक को। इसके बाद बहुलक बड़ा सरल है। बहुलक सवाल हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। बहुलक बराबर होता है L प्लस बड़ा कोष्टक F1 माइनस F0 या F0 कहते हैं उसको, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद गुणे H। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हम बहुलक माने जिसकी बारंबारता अधिक बार हो तो उस पर हम निशान लगा लेते हैं। F0 हमारा कहलाता है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, F2 कहलाता बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, H हमको वर्ग माप कहते हैं। ये चीज़ें सबको मालूम होना चाहिए। इसकी सहायता से हम सांख्यिकी को भी हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रायिकता आती है। प्रायिकता में क्या करते हैं? प्रायिकता में 2-2 अंक की सवाल आएंगे, छोटे छोटे सवाल आएंगे। प्रायिकता में सिंपल सा सूत्र होता है। प्रायिकता हमारा क्या है? संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इस तरह आपको ये मालूम होना चाहिए कि 0 हमारा छोटा और बराबर है प्रायिकता से, और प्रायिकता छोटा बराबर है 1 से। ये भी सूत्र होता है, इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि पांसे में कितने खाने होते हैं? मतलब उसमें पांसा हमारा एक घनाभ की आकृति का होता है, घन की आकृति का होता है। तो उसमें हम देखते हैं जैसे एक पांसा में 6 संख्याएं होती हैं, सपोज 1 भी होता, 2 होता। तो इस तरह मैं देखूंगा जैसे प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम जैसे 6 संख्याएं होती है, विषम संख्या आने की प्रायिकता विषम संख्या, देखिए विषम माने जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, और सम संख्या किसे कहते हैं? 2 का भाग चला जाता है। ताश वाले सवाल भी आ सकते हैं, रेशमा वाला सवाल आ सकता है। ऐसे सवालों को बच्चों अधिक से अधिक पढ़ो, जिससे आपको लाभ मिल सके और आप गणित अच्छा कर सकें। जय हिंद।